हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल एंड लीगल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है अरशद नियाज खान वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। अब डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेकर है। अरशद नियाज खान जो थे, उन्होंने कुछ अपने लैंड के प्लॉट्स को सेल करने का अग्रीमेंट किया। He agreed to sell certain plots of his land. इन्होंने बायर जो मोहम्मद मुस्तफा हैं उनको अश्योर किया कि मेरे पास कंप्लीट अथॉरिटी है इनको बेचने की, टाइटल क्लियर है, कोई इनकम्बरेंस कुछ नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास अडजॉइनिंग लैंड ओनर्स जो हैं उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी भी है कि मैं अपने बीच का लैंड बेच सकता हूं, तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल क्लियर टाइटल है, तुम बेफिक्र होकर खरीद सकते हो। ठीक है। प्राइस कोट किया गया 43 लाख और मोहम्मद मुस्तफा ने आधा अमाउंट एज एडवांस पे भी कर दिया। प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच। इस कॉन्ट्रैक्ट को या फिर ये जो भी कुछ था इनके बीच का अरेंजमेंट, इसे परफॉर्म नहीं किया गया। खान नेवर एग्जीक्यूटेड द सेल डीड विच वाज अ प्रॉब्लम, और उसने एडवांस भी वापस नहीं किया मांगने पर कि जमीन नहीं दे रहे तो पैसा दे दो, उसने वो भी नहीं किया। 8 साल बाद बायर ने कंप्लेन फाइल की और एफआईआर रजिस्टर की 2 सेक्शंस में, एक तो चीटिंग और एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406, 420 और कॉन्स्पिरेसी। अब बेल फाइल करी इन्होंने अरशद नियाज ने और इनको बेल मिल गई। फिर मीडिएशन की तरफ भी मैटर गया और इन्होंने मिस्टर खान ने कहा कि मैं पैसा वापस कर दूंगा 24 लाख रुपए, मतलब इंटरेस्ट भी इम्पोज किया गया, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए, इंस्टॉलमेंट्स में वापस कर दूंगा। वो भी नहीं किया इन्होंने, ही डिफॉल्टेड इवन इन दैट। एंटिसिपेटरी बेल को इस वजह से कैंसिल कर दिया गया। फाइनली मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर खान ही मैटर लेकर गए और उनका कहना था कि ये जो 2 सेक्शंस मेरे अगेंस्ट एलिज किए गए हैं 406 और 420, वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और एक है चीटिंग। एक ट्रांजैक्शन में मैं या तो चीट कर सकता हूं या फिर मैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर सकता हूं, दोनों नहीं कर सकता, दोनों साथ साथ नहीं कर सकता, क्योंकि एंटीथेटिकल हैं, दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन द सेम ट्रांजैक्शन। अब कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के डिफरेंस पर है कि क्या ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, क्या एक व्यक्ति पर एक ट्रांजैक्शन में ये दोनों चार्जेस लगाए जा सकते हैं। दीज आर द केसेस, दिस इज द केस। ऐसे तो ट्रांजैक्शन में मल्टीपल चार्जेस लगते ही हैं, कभी कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं होता जहां पे एक व्यक्ति पर बस एक ही एलिगेशन लगा है। इकट्ठे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ एलिगेशंस ऐसे हैं जो ऑपोजिट हैं, जिनके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं, जिनकी स्टेज जिन पे वो इंग्रेडिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड है वो भी अलग है। अब सोचने वाली बात है, चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इसीलिए अलग अलग है। एक आदमी पर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और थेफ्ट दोनों के चार्जेस नहीं लगाए जा सकते, है ना। थेफ्ट में पोजेशन मैंडेटरी है और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में पोजेशन मैंडेटरी नहीं है, तो अब दोनों को साथ कैसे कोएग्जिस्ट करवा दोगे? यही था इस केस का भी मसला। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग एक ही एलिगेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर एंटीथेटिकल टू ईच अदर। चीटिंग रिक्वायर करता है क्रिमिनल इंटेंशन राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, द मोमेंट अ पर्सन डिसाइड्स। ट्रांजैक्शन की शुरुआत में एक व्यक्ति डिसाइड कर लेता है कि वो धोखा करेगा, फरेब करेगा, और उसी नीयत से फिर वो आगे बढ़ता है, झूठ बोलता है, बातें बनाता है, यकीन दिलाता है, वादे करता है, इसीलिए ताकि वो एक रॉन्गफुल गेन को पाना चाहता है, वो एक रॉन्गफुल गेन को डिजायर कर रहा है और उस गेन को पाने के लिए वो कुछ भी करेगा। तो वो डिसऑनेस्ट मीन्स को एक्सरसाइज करता है, झूठ बोलता है, लाइक आई सेड, है ना। वो शुरू से ही करता है ऐसा, ही डज इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन शुरू हुआ है, उसकी फाउंडेशन ही झूठ पे आधारित है, डिसऑनेस्टी पर आधारित है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी डिसऑनेस्टी रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली, लेकिन वो इंसेप्शन पे रिक्वायर्ड नहीं है। इंसेप्शन तो इंट्रस्टमेंट से होता है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसे तुम संभाल के रखो किसी वजह से, वो वजह पूरी हो जाएगी, मैं अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले लूंगा, है ना। अब यहाँ पे भरोसे का एलिमेंट है, मैं अपनी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी किसी और व्यक्ति को दे रही हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो जिम्मेदारी को पूरा करेगा, है ना। ये मेरे घर की चाबियां हैं, संभाल के रखना, मैं आके तुमसे ले लूंगा। ये मेरे स्कूटर की चाबी है, संभाल के रखना, मैं आके तुमसे ले लूंगी। ये मेरी गाड़ी है, इसको ठीक करके मुझे वापस दे देना। ये मेरी ज्वेलरी है, इसे रख लो, मैं पैसा लौटा दूं तो मुझे ज्वेलरी लौटा देना। अब यहाँ पे सब में क्या है, इंट्रस्टमेंट है। देयर इज अ पर्टिकुलर पर्पस टू विच अ पर्सन हैज गिवन द प्रॉपर्टी एंड ट्रस्टेड द प्रॉपर्टी टू समवन एल्स। एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए प्रॉपर्टी को इंट्रस्ट किया गया है।
अब अगर वो पर्पसफुल फुलफिल हो जाता है तो प्रॉपर्टी हैज टू रिटर्न, दैट इज द इंटायर एजेंडा ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। अगर प्रॉपर्टी वापस नहीं आती है, मतलब बीच में कहीं उस आदमी की नीयत बिगड़ गई, उसने कहा नहीं प्रॉपर्टी वापस नहीं करूंगा, इसे अपने गेन के लिए इस्तेमाल कर लूंगा, वो उसको मिसअप्रोप्रिएट कर देता है। यहाँ पे धोखा शुरू से नहीं था, अगर शुरू से होता तो शायद इंट्रस्टमेंट नहीं करता, भाई ये तो चीट आदमी है, धोखेबाज है, मैं अपनी प्रॉपर्टी इसे नहीं दूंगा। उसने कुछ किया होगा, उन दोनों के बीच में कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप रहा होगा और उसी कैपेसिटी में प्रॉपर्टी का इंट्रस्टमेंट इनफैक्ट दिया गया कि तुम रखो इसे और मैं तुमसे लेता हूं बाद में, है ना, वजह पूरी हो जाएगी तो ले लूंगा। बीच में उस व्यक्ति की नीयत बिगड़ी है, तो जहां पे एक तरफ डिसेप्शन शुरुआत में चाहिए, दूसरे ऑफेंस में वो बीच में चाहिए, इसीलिए अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, कोर्ट ऑब्जर्व दैट एस्टैब्लिशिंग चीटिंग रिक्वायर्स व्हाट, रिक्वायर्स फ्रॉडुलेंट dishonest intention at the time of making representations. Such culpable intention cannot be presumed and must be proven through cogent facts. और इनका assumption काफी नहीं है, आप प्रूव कीजिए कि वो शुरू से ही फरेब कर रहा था, तब जाके चीटिंग के चार्ज को सेटिस्फाई आप कर पाएंगे। मेयर फेलियर टू कीप अ प्रॉमिस, बस एक व्यक्ति वादा नहीं निभा पाया या उसने वादा तोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वादा निभाना ही नहीं चाहता था, शायद वो निभाना चाहता था शुरुआत में, लेकिन बीच में कहीं उसका मन बदल गया, बीच में उसने डिसाइड किया कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। डजंट मीन दैट ही इज अ चीट, दैट ही डिसीव्ड यू। He might have had honest, genuine intentions to fulfill what he promised, but he couldn't. It could be anything. चेंज ऑफ सर्कमस्टांस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसे धोखेबाज नेसेसरीली नहीं कह सकते। अगर आप कह रहे हैं तो फिर साबित कीजिए। ठीक है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को पीनल ऑफेंस में नहीं डाला जा सकता अनलेस देयर इज एविडेंस ऑफ फ्रॉडुलेंट मिसअप्रोप्रिएशन। कंप्लेनेंट ने ये नहीं प्रूव किया कि प्रॉपर्टी को एंट्रस्ट कैसे किया गया था और सब्सिक्वेंटली वो उसे मिस अप्रोप्रिएट कैसे किया गया पर्सनल यूज के लिए। उसका कहना है कि मैंने इन्हें पैसा दिया, एंट्रस्ट किया, इन्होंने मेरा पैसा मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, मुझे बदले में प्रॉपर्टी नहीं दी। भाई अगर मैंने किसी चीज को बेचने का डिसीजन लिया है और बदले में उसका मुझे पैसा मिला है तो वो पैसा मेरा हो गया, वो तो मेरा पैसा है, मैं उसमें आग लगा दूं, कोई कौन होता है कुछ भी कहने वाला। तुम्हें अपने काम से मतलब रखना है, तुमने प्रॉपर्टी के एवज में मुझे पैसा दिया था, प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है तो मैं पैसे का कुछ भी कर सकती हूँ, वो पैसा मेरा ही है। तो यहाँ पे जो चीज मेरी ही है उसे तुम मुझे एंट्रस्ट कैसे कर सकते हो, उस एंट्रस्टमेंट को मैं ब्रीच कैसे कर सकती हूँ। तो ये इसलिए चार्ज जो था वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि चीटिंग को भी ये जो कंप्लेनेंट है ये प्रूव नहीं कर पाया है कि भाई जो ये नियाज खान है ये शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करना चाहता था। अगर फुलफिल नहीं करना चाहता होता तो कहीं ना कहीं कुछ तो होता। भाई उसने डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे सामने रख दिए, टाइटल क्लियर है, इनकम्बरेंस फ्री है, बेझिझक तुम उसे खरीद सकते हो, सब कुछ साफ सुथरा है, पूरी चीज को उसने सामने रखा, तो वो बेचना चाहता होगा। बीच में उसका दिमाग क्यों बदला, क्यों बदला, वो चीटिंग नहीं कहलाएगी। वो जो क्यों है, इट इज नॉट ऑलवेज चीटिंग। कोर्ट ने कहा ना तो चीटिंग है ना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इस केस में कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं दिखाई दे रही है अग्रीमेंट एग्जीक्यूशन के दौरान, और इंटेंशनल डिसेप्शन एट द बिगिनिंग भी नहीं दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने कहा कि भाई 8 साल का जो डिले है कंप्लेंट फाइल करने में, वही कुछ सस्पिशन रेज कर रहा है। क्रिमिनल लॉ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनना चाहिए जहां पे उसे पर्सनल स्पोर्ट्स को सेटल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच एसआरए के थ्रू आप रिजॉल्व कीजिए, उसे जेल भेजने का रास्ता मत अडॉप्ट कीजिए। एवरी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच डज नॉट अमाउंट टू अ क्रिमिनल ऑफेंस, राइट? You go through another route. You have remedies available, but these are civil remedies because it's a civil violation. You do not have to resort to criminal law just because you felt bad. So this was the gist of the case. Important है और दोनों सेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है और डिफरेंस को हाईलाइट करता हुआ आपके पास ये लेटेस्ट केस है, ठीक है, जिसे आप साइट कर सकते हैं। अब सेक्शन 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, ये बीएनएस में 316 है ना, आईपीसी में तो 406 हुआ करता था। Person must be entrusted with property or dominion over property in any manner creating a fiduciary relationship between the parties, dishonest misappropriation or conversion, violation of legal direction or contract, willful permission to others.
सेक्शन कवर सिचुएशन जहां पे अक्यूज्ड विलफुली सफर करता है और एनी अदर पर्सन टू कमिट दी aforementioned acts extending liability to passive facilitation। फिर चीटिंग जो कि 420 था, ये 318 है। डिसेप्शन होना जरूरी है, फ्रॉडुलेंट डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट होना जरूरी है, इंटेंशनल था वो इंड्यूसमेंट फॉर एक्शन या ओमिशन और उससे डैमेज या हार्म हुआ है। ये इन सेक्शंस का की मतलब इंग्रेडिएंट्स है और ये इनका डिफरेंस है। इसे जरूर पढ़ें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे याद रखें, मेयर फेलियर टू एक्ट और एग्जीक्यूट एन अग्रीमेंट डज नॉट अमाउंट टू अ क्रिमिनल ऑफेंस अनलेस ऑल द अग्रीमेंट्स आर देयर एंड कैन बी प्रूव। ठीक है, क्रिमिनल लॉ इज नो जोक ऑब्वियसली। अगले सेक्शन पे आ जाते हैं, अगले केस पे आ जाते हैं। केस का नाम है आरएपी वर्सेस एएम। ये हस्बैंड वाइफ हैं, आरएपी और एएम इनके इनिशियल्स रहे होंगे, इस केस में उनका नाम नहीं यूज किया गया है। ठीक है, अब आरएपी जो है वो हस्बैंड है और एएम जो है वो वाइफ है। दोनों की शादी हुई बहुत पहले 1986 में। बच्चे भी हैं जो कि इस केस में को पेटिशनर है। केस का जिस्ट ये है कि एएम जो है वो घर छोड़ के चली गई, पेटिशनर के हिसाब से बिना किसी जस्टिफिकेशन के अलग रहने लगी। 2019 में फिर वो आफ्टर 4 years ऑफ सेपरेटिंग और लिविंग सेपरेटली मेंटेनेंस डिमांड करती हैं 40,000 मंथली। कुछ सोवरेन गोल्ड था जो इनकी शादी के दौरान इन्होंने दिया था दहेज के फॉर्म में, उसे डिमांड करती हैं। 5 लाख 6 लाख का एक मोटा अमाउंट डिमांड करती हैं। बच्चों ने और हस्बैंड ने कहा कि हस्बैंड तो कुछ कमाते नहीं है, मतलब मैं तो कुछ कमाता नहीं, मैं तो अपनी पत्नी को कुछ दे ही नहीं पाऊंगा, बच्चों पे डिपेंड करता हूँ, बच्चे भी जैसे तैसे खर्चा चला रहे हैं तो मैं कैसे ही कहाँ से 40,000 दूं। खैर फैमिली कोर्ट में जब ये पेटिशन जाती है तो फैमिली कोर्ट ने इन सारे क्लेम्स के बाद भी 21,000 कंपेंसेशन ऑफर मतलब सेट कर दिया और फिर ये लोग हाई कोर्ट में पहुंच गए। अब मद्रास हाई कोर्ट में एक बहुत ही इमोशनल एंगल सामने आया इस केस में। इट इज मोर ड्रिवन बाय इमोशन एंड मॉरल सोशल ऑब्लिगेशंस रादर देन व्हाट लॉ सेज। ऑफ कोर्स जो लॉ के अगेंस्ट नहीं गया है केस, लेकिन ये मॉरल एस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा रिच है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पढ़ लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि माँ की जिम्मेदारी अपनी माँ को मेंटेन करना, पत्नी को मेंटेन करना सिर्फ एक लीगल नहीं मॉरल ऑब्लिगेशन है और ये ड्यूटी एक इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है जहां पे आपको अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, स्पेशली इन टाइम्स व्हेन दे नीड इट। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि एक लीगल ऑब्लिगेशन है जो वेरियस ज्यूरिसडिक्शंस में रिकॉग्नाइज की जाती है, जहां पे फाइनेंशियल सपोर्ट देना एजिंग पेरेंट्स को, एलिंग पेरेंट्स को, डेस्टिट्यूट वाइफ्स को, चिल्ड्रन को मैंडेटरी हो जाता है। और अगर हम इसे डिनाई कर देते हैं तो वी आर फैसिलिटेटिंग डेस्टिट्यूशन, हम लाचारी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता। फिर उस आदमी की डिग्निटी खत्म हो जाएगी, आर्टिकल 21 वायलेट हो जाएगा। कोर्ट ने प्रोनाउंस किया कि हस्बैंड एंड सन्स के ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी पत्नियों को और अपनी माओ को मेंटेन करने की। जो इनवैल्यूएबल केयर एक माँ प्रोवाइड करती है राइट फ्रॉम द मोमेंट शी कंसीव्स द चाइल्ड टू द मोमेंट जहां पे वो बच्चा बड़ा होकर नौकरी करने लगता है, वो मेजर नहीं की जा सकती। एक लाइफ टाइम भी कम है उस सैक्रिफाइस को, उस पेन को, उस केयर को, उस समर्पण को मेजर करने के लिए, इमेजरेबल है वो। ठीक है, तो उसके एवज में अगर आप कुछ थोड़ा अपनी माँ के लिए, पिता के लिए कर सके, जैसे उन्हें मेंटेन कर सके, उनका ख्याल कर सके, उनकी दवाइयों का ख्याल कर सके, तो ये बहुत छोटी चीज है, ये रीपेमेंट नहीं है उन सालों की केयर के बदले जो आपके माँ बाप ने आपको दी है। ये बस एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड है जो आपकी सिर्फ लीगल नहीं, सोशल, मॉरल, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ तो रिलीजन्स में ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, द इनवैल्यूएबल केयर प्रोवाइडेड बाय अ मदर कैन नॉट बी एडिक्वेटली कंपनसेटेड थ्रू मॉनेटरी मीन्स एंड नो पेमेंट कैन कंपनसेट फॉर द पेन एंड सैक्रिफाइसेस दैट अ मदर एंड्योर्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड रियरिंग। कोर्ट ने कहा पेटिशनर ने किसी भी इलीगैलिटी को डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया है, किसी इम्प्रोप्राइटी को डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया है कि भाई जुडिशियल इंटरफेरेंस की जरूरत पड़े। 21,000 का मेंटेनेंस आज के समाज के लाइफस्टाइल, महंगाई को कंसिडर करते हुए बहुत कम है, मतलब बिल्कुल ठीक है। कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि 125 सीआरपीसी एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है जिसे मदर्स, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स की डेस्टिट्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था।
दिस अनडिस्प्यूटेड रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज हस्बैंड वाइफ मदर सन नोट की गई और कोर्ट ने कहा कि इम्प्यून्ड ऑर्डर रिक्वायर्ड नो इंटरफेरेंस। फैमिली कोर्ट ने जो 21,000 का मेंटेनेंस दिया है वो बिल्कुल सही है, इसको चेंज करने की, इसको ऑल्टर करने की कोई जरूरत नहीं। पिटिशन में कोई मेरिट नहीं। आई डोंट इवन अंडरस्टैंड, आई मीन द कोर्ट सेड वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि आप क्यों इसे चैलेंज कर रहे हैं। मतलब माँ 21,000 रुपए भी आपके डिजर्व नहीं करती, आप ये कहना चाहते हैं? उनका कहना था माँ अलग रहती है, गाड़ी मेंटेन करती है, ड्राइवर मेंटेन करती है, तो उसे क्या जरूरत है, हमारे साथ आके रहे, हम पालेंगे, हम रखेंगे। ये उनका स्टैंड था जिसे कोर्ट ने बिल्कुल डिनाई कर दिया। ठीक है, 438 442 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 438 इज कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ रिविजन। रिविजन पिटिशन फाइल की गई थी। हाई कोर्ट सेशन कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करने के लिए एग्जामिन कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं of any proceeding before inferior criminal courts within their jurisdiction to check कि भाई ऑर्डर, सेंटेंसेस, फाइंडिंग्स की लीगैलिटी, प्रोप्राइटी करेक्ट थी। सारे मैजिस्ट्रेट चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियल हो, ओरिजिनल या एपेलेट, जो कि सेशंस जज से इंफीरियर है, उनके ऑर्डर्स को रिवाइज किया जा सकता है इस सेक्शन में। इंटरिम रिलीफ ग्रांट की जा सकती है सेंटेंस या ऑर्डर को टेम्परेरीली सस्पेंड करके, एंड अक्यूज को बेल पे भी रिलीज किया जा सकता है। रिविजन पावर्स कहाँ एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स में, अपील्स में, इंक्वायरीज में, ट्रायल्स, बाकी प्रोसीडिंग्स में नहीं हो सकती एक्सरसाइज। डुप्लीकेट एप्लीकेशन, अगर एक पर्सन ने किसी भी हाई कोर्ट में सेशंस जज के सामने रिविजन पिटिशन डाल रखी है तो वही व्यक्ति दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकता। ऑब्वियसली ये तो बेसिक सा रूल है। 442 इनहेरेंट पावर ऑफ रिविजन, हाई कोर्ट पावर ऑफ, नॉट इनहेरेंट, मुंह से निकल गया, हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिविजन। हाई कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने की, जहां पे उन केसेस के रिकॉर्ड्स को वो खुद कॉल कर सकते हैं या फिर और अदरवाइज दे कम टू देयर नॉलेज विद द पावर सिमिलर टू एपेलेट एंड सेशंस कोर्ट। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल लिमिटेशन भी है। किसी अक्विटल की फाइंडिंग को रिविजनल पावर्स को एक्सरसाइज करके कन्विक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली रिविजन पे बार भी लगाया गया है। अगर अपील, इफ देयर ग्राउंड फॉर अपील लाई करती है लेकिन अपील की नहीं गई है तो रिविजन को भी एंटरटेन नहीं किया जा सकता उस पार्टी के बेहेस्ट पे जो अपील में जा सकता था। कन्वर्जन प्रोविजन, हाई कोर्ट रिविजन एप्लीकेशन को अपील मान सकती है अगर ये एरोनियस बिलीफ के चलते फाइल की गई कि अपील नहीं कर सकता तो रिविजन डाल सकते। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली ये कैसी नॉलेज है जिसको, क्योंकि भाई आम आदमी के पास प्रोसीजरल नो हाउ इतना इंटीग्रेट कहाँ होता है, इंट्रिकेट कहाँ होता है, नहीं होता। तो ये सारी कोर्ट्स की बताने की जिम्मेदारी कि ये रास्ता सही नहीं, इस रास्ते से है ना। तो ये था केस, अच्छा केस है, मेंटेनेंस पर है। मेंटेनेंस भी सीधा केस है, तो मेंटेनेंस कितना जरूरी है, सोशल लेजिस्लेशन है। मेंटेनेंस के चलते कोर्ट सब थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पहले बड़ा अजीब तरह का एटीट्यूड हो जाता था, लेकिन बाद में हमने देखा डैनियल लतीफी के बाद स्पेशली, है ना, जहाँ पे कोर्ट सोशल वेलफेयर को उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से फिर इंटरप्रेट करने लगे। तो अच्छा केस है और मेंटेनेंस में आप इसको सीधा इनकॉर्पोरेट करें, इसके जजमेंट को, रैशनल को सीधा कोट करें, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये केसेस समझ आए, और अगर कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट हो केस से रिलेटेड, किसी लॉ से रिलेटेड या किसी और भी बात से रिलेटेड, तो कमेंट में पोस्ट करें, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।